Hi everyone. So welcome you all on Law Vita. Here this is Aradhya Gupta, and today in this video we are discussing section 81 of Indian Penal Code that discuss about necessity, the general defense under chapter 4. अभी तक हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं जनरल डिफेंस के ऊपर from 76 to section 80 and you can go through them. I'll leave the link in the description box, so आप वहाँ से देख सकते हैं. तो नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी का हिंदी में अगर हम मतलब जाने दैट मीन्स ज़रूरत. ठीक है, तो यहाँ बेसिकली मैं आपको जनरल मीनिंग बताती हूँ सेक्शन 81 का. व्हाट हैपन्स इज कि फॉर एग्जांपल इन अ सर्कमस्टांस एक पर्सन है, उसके सामने दो घटनाएं घट रही हैं, टू इवेंट्स और टू हैपनिंग्स आर बीइंग अकर्ड, जिसमें क्या है कि एक तरफ तो एक बड़ी घटना घटने जा रही है और वहीं दूसरी तरफ एक छोटी घटना. तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ उस पर्सन को लगता है कि अगर मैं उस छोटी घटना को होने दूंगा या उसको अगर कॉज करूँगा तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना को होने से रोक सकता है, उसको प्रिवेंट कर सकता है. इट कैन प्रिवेंट टू अवॉइड दैट ग्रेटर हार्म इफ़ आई इन्फ्लिक्ट और इफ़ आई अकर दैट लेसर हार्म. तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो उस लेसर हार्म को ऑप्ट करते हुए अगर उसको अकर भी करता है तो वहाँ पर उसको जनरल डिफेंस नेसेसिटी का प्ली मिलता है, और वहाँ यहाँ पर इस एक्सेप्शन को या इस डिफेंस को इस्तेमाल करके वो अपने ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटीज़ को इम्पोज कराने से खुद को बचा सकता है. तो अभी क्या कहता है सेक्शन 81 का बैरक लैंग्वेज, लेट्स डिस्कस दैट. Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. तो कोई ऐसा एक्ट किया गया जो कि उसे पता था कि कोई वो हार्म कॉज करने वाला है. ठीक है, उसको पता था कि दैट act would likely to cause the harm but that act was done without criminal intention. उस पर्सन की कोई criminal intention, कोई malified intention नहीं था. ठीक है, and to prevent the other harm. और उसने किस पर्पस से किया? ताकि कोई और हार्म एंड आई मस्ट से एक लार्जर हार्म होने से बच जाए. राइट. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it is done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. तो यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है merely by reason कि उसको पता था कि it is likely to cause harm, कि ये मैं ऐसा जो करने जा रहा हूँ उससे कोई हार्म हो सकता है कि किसी इनोसेंट को भी कोई हानि पहुंचे या उसको हार्म हो, और लेकिन वो एक्ट कर रहा है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के कर रहा है और एक गुड फेथ में कर रहा है. क्या गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, कि किसी और हार्म को जो कि किसी पर्सन को हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी को हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए वो उस एक्ट को कर रहा है दैट कैन लाइकली टू influence into or it can lead towards another or lesser harm. Right. अभी इसका explanation क्या कहता है? It's a question of fact in which such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify the excuse of doing an act with the knowledge that it would likely to cause harm. कि यहाँ पर इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जब इस जनरल डिफेंस अगर कोई पर्सन इस चीज़ का लेता है कि वो एक्ट ऐसा एक्ट था और इसीलिए मैं ऑफेंस के लिए लायबल नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट यही है केस के अंदर, ये जानना कि जिस हार्म को बचाने के लिए उसने वो एक दूसरा एक्ट कमिट किया जिससे थोड़ा लेसर हार्म हुआ है, तो क्या वाकई उसको करना ज़रूरी था? मतलब वो अगर नहीं करा जाता तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म हो सकता था टू द लार्जर अमाउंट ऑफ पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी. तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसको देखा जाता है और उसके बेसिस पर ही इट इज़ डिसाइडेड वेदर दिस प्ली विल बी अवेलेबल टू द पर्सन और नॉट. राइट. नाउ लेट्स लुक अप टू द illustration. A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention and good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, then A is not guilty of the offense. इस केस में क्या था कि एक जगह पर इन्हें देखा कि बहुत ज़्यादा भीषण आग लग गई है. ठीक है, बहुत ग्रेटर अमाउंट ऑफ फायर लगा है. सो एट दैट सिचुएशन ही पुल्स डाउन द हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फिगरेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग. तो वहाँ पे वो एक घर को गिरा देता है. किस पर्पज़ से? ताकि जो वो आग लगी है, भीषण आग लगी है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु ना हो जाए, सब कुछ जल बुझ ना जाए. ठीक है, और उस आग को फैलने से बचाने के लिए उसने उस घर को गिरा दिया था. ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ. उसने वो जो
ये जो एक्ट किया घर को गिराने का, वो एक गुड इंटेंशन से किया, सो दैट ही कुड सेव द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट है। इफ इट इज़ फाउंड दैट द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वॉज ऑफ सच नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू एक्सक्यूज एज एक्ट, तो यहाँ पर जब कोर्ट में केस जाएगा और जब पता चलेगा सारे सर्कमस्टांसेस देखने के बाद कि हाँ वाकई अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं बहुत लार्जर अमाउंट ऑफ लॉस हो जाता ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी का, ड्यू टू दैट कॉन्फ्लिगरेशन दैट इज द लार्ज फायर विच could destroy and harm a large number of people and property. So ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को एक्सक्यूज मिल जाएगा ऑफ नेसेसिटी एंड ही विल नॉट बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, राइट। आई होप द इलस्ट्रेशन इज क्लियर। अभी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं जो बैरिक लैंग्वेज से ही ड्राइव होते हैं। The first is the act constituting the offense is known by the wrongdoer to be likely to cause harm। देखो जो एक्ट कमिट हुआ है या जो एक्ट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वो रॉन्ग डूअर को, मतलब जिस व्यक्ति ने वो एक्ट किया है उसे पता था कि जो मैं ऐसा करने जा रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है, इट कुड लाइकली टू कॉज हार्म, उसे पता था, राइट। सेकेंड, द एक्ट मस्ट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। साथ साथ जो वो एक्ट करने जा रहा है और उसे लगता है कि जो ऐसा मैं करने जा रहा हूँ उससे हार्म हो सकता है, लेकिन वो उस एक्ट को बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के करता है। देयर इज़ नो मैलाफाइड इंटेंशन, क्योंकि जैसे ही मैलाफाइड इंटेंशन किसी एक्ट के अंदर आ जाती है वो एक it leads towards the constitution of a crime, right? Third, the act must have also been done for the purpose of preventing or avoiding other harm. तीसरी ये भी बहुत important essential है कि जो एक्ट उस पर्सन ने किया है जिससे उसे पता है कि कोई हार्म हो सकता है, वो उसने किस पर्पस के लिए किया, उसका फॉर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग द अदर हार्म, वो किसी ना किसी दूसरे हार्म को या लार्जर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए ही उसने उस एक्ट को कमिट किया था। फोर्थ, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन गुड फेथ, ज़रूरी है कि वो एक्ट गुड फेथ में ही किया गया हो। एंड द लास्ट, द हार्म एम्ड टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड मे रिलेट टू पर्सन और प्रॉपर्टी, और उसे पता है कि जो हार्म होने जा रहा है एक्ट में रिलेट टू पर्सन और प्रॉपर्टी, कि वो पर्सन को हार्म कर सकता है और वो प्रॉपर्टी को भी हार्म कर सकता है, उसके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे ही हार्म को प्रिवेंट करने के लिए वो एक लेसर हार्म के एक्ट को कमिट करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। नाउ नेसेसिटी एज अ डिफेंस, नेसेसिटी एज अ डिफेंस कैसे है? तो सेक्शन 81 एक्सक्यूजेज द डूइंग ऑफ एन ईविल सो दैट गुड मे रिजल्ट। इट परमिट्स द इन्फ्लिक्शन ऑफ अ लेसर ईविल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेटर ईविल। वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस सेक्शन 81 में एक ईविल अकर होता है, लेकिन दैट परमिट्स द इन्फ्लिक्शन ऑफ लेसर ईविल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेटर ईविल, कि एक छोटे ईविल को करने का परमिशन देता है ये सेक्शन, और अगर कोई पर्सन करता है तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी भी इम्पोज नहीं कराता है ये सेक्शन, अगर वो ईविल या वो एक्ट किसी ग्रेटर ईविल को प्रिवेंट करने के लिए किया गया हो। द टेस्ट इज रियली like this, there must be a situation in which the accused is confronted with a grave danger and he has no choice but to commit the lesser harm, may even be to an innocent person, in order to avoid the greater harm. Here the choice is between the two evils and the accused rightly chooses the lesser one. तो अभी यहाँ पे अगर कोई ऐसे केस आता है और अगर ऐसा कोई पर्सन जो है वो इस चीज़ का जनरल एक्सेप्शन प्ली कर रहा है और इसका सपोर्ट ले रहा है सेक्शन 81 का, तो यहाँ पे टेस्ट क्या होगा इस चीज़ का कि हाँ वाकई में उसने जो एक्ट किया है वो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल कर रहा है। तो बेसिक यही चीज़ है कि वो जो सिचुएशन थी उस पर्सन के सामने, वहाँ पे दो ईविल्स होने जा रहे थे, एक लेसर ईविल और एक लेसर और एक ग्रेटर ईविल, और वहाँ पे उस सिचुएशन में उस ग्रेटर ईविल को या ग्रेटर हार्म को अंडर कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए उस पर्सन ने वो उस लेसर हार्म को या लेसर ईविल को कॉन्स्टिट्यूट किया, एंड दैट इज व्हाट द टेस्ट टू जस्टिफाई दिस डिफेंस, राइट। Now without any criminal intention, ये एक ingredient है. So in order to avail of the defense under this section, it is necessary that the criminal act is done without any evil intention. It's clear. Intentional wrongdoing can in no circumstance be justified. देखो intention आपका malefied intention है और तब आपने उस circumstance में कोई act किया तो वो necessity के अंदर बिल्कुल भी justified नहीं होगा और आपको यहाँ पे general defense नहीं मिलेगा, general exceptions के अंदर आप cover नहीं होगे. ठीक है. Example we are having A sees a tiger attacking B and he feels sure that the tiger will be on him in a minute. ठीक है. A ने देखा कि उसके सामने जो एक B व्यक्ति खड़ा है कि अभी कुछ क्षण में ही उसको एक टाइगर जो है वो अटैक कर देगा. उसको दिख रहा है कि यहाँ जो टाइगर आ रहा है ये B को अटैक करेगा और उसे लगता है कि विद इन अ मिनट ये जो टाइगर है ये B को ख़त्म कर देगा. सो A shoots tiger fully knowing that B and the tiger are so close that he might kill B and not the tiger. अभी सामने जो सिचुएशन चल रहा है उसमें A जो है क्योंकि वो B को बचाना चाहता है
इसलिए वो टाइगर की तरफ अपना जो शूट है, अपना जो बुलेट है वो बिल्कुल तैयार रखता है। लेकिन उसे ये भी पता है कि टाइगर और बी इतने पास पास हैं कि अगर बुलेट गलती से अगर बी को लगे तो बी मर भी सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो उसको चलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका देखो गुड इंटेंशन था, गुड फेथ था, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था उसका, और वो एक लार्जर हार्म को बचाना चाह रहा है। वो एक बी की जो डेथ है उसको होने से बचाना चाह रहा है। सो हियर इफ ए किल्स बी, तो अगर इस दौरान गलती से वो बी को मार भी देता है, बी मर भी जाता है उसके शॉट से, देन ही वुड बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन टू किल बी। तो यहाँ पे उसको बिल्कुल भी गिल्टी नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका इंटेंशन बी को मारने का था ही नहीं। ही ओनली इंटेंटेड टू किल द टाइगर टू सेव यू। उसका जो इंटेंशन था वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर को मारना था ताकि वो बी को बचा सके, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी आर हैविंग 2 केस लॉज और फिर हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा। द फर्स्ट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन्स। सो इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? इन दिस केस 3 adults namely Stephen, Dudley and Brooks and a boy namely Parker were cast away in the storm on the high seas. तो इस केस में ये 4 लोग, स्टीफन, डडली, ब्रूक्स एंड पार्कर, ये चारों लोग एक सी रूट ट्रैवल करते हैं। एंड उसमें क्या होता है, जब वो लोग का ट्रैवल के दौरान उन लोग का जो शिप था वो रास्ते में हाई सीज़ में फंस जाता है बहुत भारी स्टॉर्म आने की वजह से। तो उनके पास एक इमरजेंसी बोट भी थी, तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया टू एन बोट। सो आफ्टर सेलिंग फॉर अ फ्यू डेज दे हैड नो फूड और वाटर ऑन द बोट। तो कुछ दिन तक सेल करते करते उन लोग के पास ना खाना बचा ना पानी बचा, क्योंकि वो लोग फंसे हुए थे। आफ्टर 18 days डडली सजेस्टेड टू ब्रूक्स टू सेक्रीफाइस बॉय। ब्रूक्स डिसएग्रीड। तो अब 18 days के बाद डडली के दिमाग में ये प्लान आया और उसने ब्रूक के साथ शेयर किया कि क्यों ना हम इस बॉय को, ये जो पार्कर है, इसको मार देते हैं और फिर वो हमारा फूड कंजम्पशन का एक सोर्स बन जाएगा और जिससे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ऑन 20th day डडली विद द कंसेंट ऑफ स्टीफन बट नॉट ऑफ ब्रूक्स किल्ड द बॉय बट ऑल थ्रेड अपॉन द बॉय फॉर 4 days। देखो तो 20th day डडली ने स्टीफन के साथ मिलकर और उसके कंसेंट के साथ, ब्रूक के बिना, ब्रूक ने अपनी सहमति नहीं दी थी, तो डडली और स्टीफन ने उसको मार दिया था, पार्कर को, जो बॉय था उनके साथ। और तीनों के तीनों ने अगले 4 दिन तक उसी को खाया मिलके, ठीक है, उसी को पका के खाया, उसकी फ्लैश को। इट वॉज फाउंड दैट द बॉय वॉज इन अ वीकर कंडीशन एंड लाइकली टू डाई अर्लियर देन देम। इसमें ये पाया गया था कि जो बॉय था वो कंपैरेटिवली उन तीनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक हो गया था और वो बहुत वीक कंडीशन में था और वो अपने आप ही मरने वाला था। तो इफ़ द सेलर्स कुड नॉट हैव फेड अपॉन द बॉय दे वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड एंड दैट देयर वाज नो चांस ऑफ सेविंग लाइफ एक्सेप्ट बाय किलिंग समवन फॉर अदर्स टू ईट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर सेलर्स जो थे, मतलब जो बाकी 3 लोग थे, स्टीफन, डडली एंड ब्रूक्स, अगर वो उसे नहीं मारते, ठीक है, और वो उसको कंज्यूम करके अपने आप को सर्वाइव नहीं करते, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते और कोई चांस नहीं बचता उनके बचने का, एक्सेप्ट उनके पास यही ऑप्शन था कि वो उसको मार के खा लेते, क्योंकि वो ऑलरेडी ही मरने वाला था, ठीक है। ये कंटेंशन उन लोगों ने अपनी बात कही थी। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ इस केस में? सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो मच नेसेसिटी एज कुड जस्टिफाई द अक्यूज्ड इन किलिंग द बॉय एंड देयरफॉर दे वर गिल्टी ऑफ मर्डर। कि ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं होती कि जिसके लिए दूसरे व्यक्ति को मारा जाए, और स्पेशली द नेसेसिटी ऑफ सर्वाइविंग, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को मार के आप अपने आप को सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहे हो। पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे नेसेसिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं ग्रांट हो सकता है और वो लोग नहीं बच सकते अंडर सेक्शन 81 एंड दे वर गिल्टी ऑफ द मर्डर। Now here we are having one more case, Gopal Naidu case. So in this case, a village magistrate arrested a drunken person whose conduct was at the time a grave danger to the public. तो इस केस में वो जो विलेज के मजिस्ट्रेट थे इस केस के अंदर, उन्होंने एक शराबी व्यक्ति को, दैट वाज अ ड्रंकर्ड पर्सन, उसको अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस व्यक्ति का जो कंडक्ट है, इसका जो हाव भाव है, कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक के लिए डेंजर हो सकता है और नुकसानदायी हो सकता है, किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। तो उसके भय से उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया था। इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एंड वॉज प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 81। तो जब ये केस गया था कोर्ट के सामने, तो इसमें कोर्ट ने यही बोला कि नहीं, यहाँ पे जो विलेज मजिस्ट्रेट थे वो गिल्टी नहीं थे ऑफ दैट ऑफेंस, एंड उन्होंने जो भी किया वो आउट ऑफ नेसेसिटी किया एंड दस ही विल बी प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 81। इट मे ऑल्सो बी सेड टू बी एन एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस। और इसके साथ साथ इसमें ये भी कह सकते हैं कि द एक्ट विच वॉज डन बाय पब्लिक मजिस्ट्रेट, दैट विलेज मजिस्ट्रेट ऑफ अरेस्टिंग दैट ड्रंकर्ड पर्सन, दैट वॉज डन आउट ऑफ द प्राइवेट
डिफेंस के कंटेक्स्ट में और सेल्फ डिफेंस के कंटेक्स्ट में उन्होंने ये काम किया था. सो दैट विल बी एक्चुअली कवर्ड अंडर सेक्शन 81. तो ये हमारा पूरा सेक्शन 81 हो गया. हमने सेक्शन 81 को बैरक लैंग्वेज से देखा, हमने इलास्ट्रेशन देखा, इंग्रेडिएंट्स देखे और इसके इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में एनालाइज किया एग्जाम्पल के साथ और 2 केस लॉस. सो आई होप अब नेसेसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. बट स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो आप फ्रीली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, सो दैट दोज पीपल कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम. एंड you know, this will also increase my enthusiasm to make more and more videos like this. So thank you so much, and if you are new one watching this for the first time, do subscribe to our channel for receiving such legal videos and lectures. So this is it. Thank you so much everyone. Take care, be healthy, have a nice day and keep studying. Bye bye.